माध्यम तार वाला हो सकता है जिसे हम वायर्ड कम्युनिकेशन कहेंगे, या बेतार हो सकता है जिसे हम वायरलेस कम्युनिकेशन कहेंगे। और यहाँ पर जब भी आप सूचनाओं को भेजते हैं तो एक शब्द और आता है, प्रोटोकॉल। तो कुल मिलाकर के इस पूरी तकनीकी में आपके पास प्रमुख 5 कंपोनेंट आते हैं। तो हमने स्टार्ट किया वायरलेस कम्युनिकेशन, मतलब बेतार संचार। और बेतार संचार में हमारे पास अगली पीढ़ी जो एक क्रमिक रूप से विकास हुआ है 1G, 2G, 3G, 4G या 5G, जिसे हम प्रकाशीय तंतु भी कहते हैं। ऑप्टिकल फाइबर एक भौतिक का कंसेप्ट है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन उस पर कार्य करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये क्या है? यह एक विशेष परिघटना है जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा। क्या होता है मेटावर्स? मेटावर्स का मतलब है एक आभासी दुनिया, एक ऐसी दुनिया जहां पर अवतार एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। नमस्कार, मैं रत्न कलश एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका यूपीएससी के प्रीलिम्स टारगेटेड बैच में, जिसमें हम जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है उसमें हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में आगे की तरफ मोबाइल टेलीफोनी पर बात करेंगे। क्या है मोबाइल टेलीफोनी, कैसे ये कार्य करता है, और इससे संबंधित वर्तमान में हमारे पास 1G, 2G, 3G, 4G, 5G के साथ साथ जो 6G है वो कैसे कार्य कर रहा है, इसमें किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पर मेटावर्स क्या है, मेटावर्स के साथ साथ ब्लॉकचेन तकनीकी कैसे कार्य करती है, इन सभी पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आज जो सेगमेंट है वो है संचार अवसंरचना, जिसे हम कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। और कम्युनिकेशन का मतलब ये हो गया कि आप किस तरीके से एक सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं। अब सूचनाओं की अगर बात करें तो सबसे पहली बात, सूचना क्या होती है, इन्फॉर्मेशन क्या है। इन्फॉर्मेशन की अगर बात करें तो इसका मतलब है कि एक सेट ऑफ डेटा, और वो रिलेवेंट होना चाहिए, मतलब रिलेवेंट सेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। सूचना क्या है? जो आंकड़ों का व्यवस्थित स्वरूप होता है उसे सूचना कहते हैं। और ये सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजी जाती। जो भेजने वाला होगा उसे हम बोल सकते हैं कि वो प्रेषक है, जो ग्रहण करने वाला होगा वो ग्राही होगा। और किस माध्यम से भेजा जा रहा है ये भी आवश्यक है। माध्यम तार वाला हो सकता है जिसे हम वायर्ड कम्युनिकेशन कहेंगे, या बेतार हो सकता है जिसे हम वायरलेस कम्युनिकेशन कहेंगे। और यहाँ पर जब भी आप सूचनाओं को भेजते हैं तो एक शब्द और आता है, प्रोटोकॉल। तो कुल मिलाकर के इस पूरी तकनीकी में आपके पास प्रमुख 5 कंपोनेंट आते हैं, जिसमें पहला है प्रेषक, दूसरा है ग्राही, तीसरा है सूचना, और चौथा है यहाँ पर माध्यम, और पांचवा हो गया कि प्रोटोकॉल, किस नियम का पालन करके आप सूचनाओं को भेज रहे हैं। अब इसी क्रम में हमारे पास सबसे पहला कंसेप्ट आता है कि मोबाइल टेलीफोनी में वर्तमान में 5th जनरेशन या 5वीं पीढ़ी क्या कहलाती है। जब भी हम मोबाइल टेलीफोन की बात करते हैं तो यहाँ पर शब्द आता है सेल फोन। सेल फोन में सेल का मतलब क्या होता है? जब भी हम बात करते हैं सेल फोन में तो सेल का मतलब यहाँ पर कोई बैटरी को प्रदर्शित नहीं कर रहा है। सेल का मतलब यहाँ पर उस विशिष्ट भूभाग पर अलग अलग क्षेत्र को छोटे छोटे समूहों में बांटा जाता है, और उस प्रत्येक समूह को हम सेल कहते हैं। और इस सेल में टावर लगाए जाते हैं। टावर के माध्यम से जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो आपको उस विशिष्ट सर्विसेज या उस विशिष्ट प्रकार की तकनीकी को प्रोवाइड करते हैं। तो जो पूरा भौगोलिक क्षेत्र है वो छोटे छोटे सेल में बटा होता है, उस प्रत्येक सेल के माध्यम से आप जुड़े होते हैं, और यहीं पर हम नेटवर्क या संचार करते हैं। तो जब भी इस नेटवर्क की बात करते हैं तो नेटवर्क में हमारे पास सबसे पहले लैंडलाइन केबल्स आपने देखी होगी, और ये पर्सनल केबल्स हुआ करती थी। इन केबल्स में सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर इनका रखरखाव जो कि कॉपर के तार के माध्यम से होता था, रखरखाव महंगा होगा, और महंगा होने के साथ साथ यहाँ रस्टिंग, जंग लगने की समस्या, और डिजास्टर या किसी प्रकार की आपदा में यह तार टूट सकते थे, और इसकी वजह से एक लंबे समय तक आप बात नहीं कर पाएंगे। तो हमने स्टार्ट किया वायरलेस कम्युनिकेशन, मतलब बेतार संचार। और बेतार संचार में हमारे पास अगली पीढ़ी जो एक क्रमिक रूप से विकास हुआ है 1G, 2G, 3G, 4G या 5G। इसी बीच में एक विशिष्ट फ़ोन भी थे जिसे हमने 0 पीढ़ी का फ़ोन कहा, जहां पर हम जनरली MTS इसका एग्जाम्पल हो गया। और इस MTS में आपने बैग फ़ोन देखे होंगे, जो मूवीज़ वूवीज़ में आपने शायद देखे हों, बड़े से फ़ोन होते हैं जो एक विशिष्ट बैग के अंतर्गत रखे जाते थे। तो जब भी हम बात करेंगे पीढ़ी के क्रम में, तो पहले पीढ़ी के क्रम में आप देख सकते हैं यहाँ पर 1G, और 1G की शुरुआत हुई थी रेडियो तरंग है। और इस रेडियो तरंग की अगर बात करें तो यहाँ पर किलोहर्ट्ज़ 30 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी का प्रयोग किया गया था।
और ये एनालॉग सिग्नल पर कार्य करता है। दो सिग्नल हैं रेडियो के, एक एनालॉग है और एक डिजिटल है। एनालॉग पर हमने शुरुआत करी थी प्रथम पीढ़ी का। यहाँ पर इंटरनेट की स्पीड नाम मात्र 2.4 2.4 kbps की, किंतु यहाँ वॉइस कॉलिंग हो पा रही थी, किंतु इसकी जो विशिष्टता है या आप बोल सकते हैं कि इसकी जो क्षमता है वो उतनी अच्छी नहीं थी। तो यहाँ प्रथम पीढ़ी जिसकी शुरुआत 1980s के टाइम पर हुई, ये वॉइस कॉल को सपोर्ट करता था। यहाँ पर CDMA की बात करते हैं हम लोग। CDMA का मतलब है कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। और इसी CDMA के बाद वर्तमान में अगर बात करें तो हम GSM की बात करते हैं, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। GSM और CDMA में क्या अंतर होता है? CDMA जो कि एक विशिष्ट कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और आप उसका सिम नहीं हटा सकते, या आप यूँ कह सकते हैं कि वह विशिष्ट सिम उसी विशिष्ट हेडसेट के साथ लगा होता था। यहाँ पर प्रत्येक कॉल के लिए एक विशिष्ट कोड का निर्माण किया जाता था। कॉल लैग की समस्या उतनी ज़्यादा नहीं थी। मगर GSM की अगर बात करते हैं तो GSM में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आप उस सिम को हटाकर किसी अलग अलग हेडसेट में लगा सकते हैं। वर्तमान में हम GSM का प्रयोग कर रहे हैं। 2G की बात करें तो ये भी रेडियो तकनीकी पर आधारित है। यहाँ पर भी रेडियो तरंगों का प्रयोग हो रहा है और रेडियो तरंग में ये डिजिटल कम्युनिकेशन या डिजिटल जो वेव है उसका प्रयोग करती है। तो एनालॉग के बाद 2G पर हम आ चुके हैं डिजिटल पर, और ये 90 में है। अगर आप देखेंगे तो हर 10 साल में एक अगली पीढ़ी का निर्माण होता है। 2G पर जो इंटरनेट की स्पीड है वो थोड़ा सा इन्हांस हुई, और इंटरनेट की स्पीड या 2G 2.5G जिसे हम GPRS कहते हैं, जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस, और इसी में अगला वर्जन है 2.75G। और अगर 2.75G की बात करोगे तो यहाँ पर आ जाता है एज, इन्हेंस डेटा रेट फॉर GSM एवोल्यूशन। यहाँ पर हमने इंटरनेट की स्पीड को इन्हेंस किया। और इसके साथ साथ जब हम 3G पर एंटर करते हैं तो 3G पर हमने इंटरनेट की स्पीड को और इम्प्रूव किया है। वॉइस कॉलिंग सब में चल रही है। यहाँ पर आप मैसेज भी भेज सकते हैं। मल्टीमीडिया मैसेजेस की शुरुआत भी हो चुकी थी, वेब ब्राउजिंग भी लोग करने लग गए थे, बट अगेन स्पीड बहुत स्लो होने की वजह से हमने इसमें GPRS और एज जैसी तकनीकों को विकसित किया। जब हम 3G की बात करते हैं तो 3G में अगेन यहाँ पर आपके पास आता है HSPA, हाई स्पीड पॉकेट एक्सेस। तो हाई स्पीड पॉकेट एक्सेस जनरली ये इंटरनेट को रिप्रेजेंट करता है, और इसके अपने दो वर्जन हैं, HSPA जो कि HSUPA और HSDPA, हाई स्पीड अपलिंक पॉकेट एक्सेस और हाई स्पीड डाउनलिंक पॉकेट एक्सेस। तो अपलिंक एंड डाउनलिंक इसके दो वर्जन, दो संस्करण विकसित हुए। इसी 3G में अगर आप देखोगे तो 3G HSPA के बाद इसी में अपडेट हुआ HSPA प्लस। इसी में आप देखते हैं एक सिग्नल लगा होता है HSPA प्लस, जो कि H प्लस इस तरीके से आपको दिखता है, आपके सिग्नल में आपको दिखता है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है 3.9G। अभी 4G पर हम एंटर नहीं कर चुके हैं, यहाँ पर हमारे पास 3.9G आता है। अगेन इंटरनेट की स्पीड को आपने इन्हेंस किया और ये लगभग 40 Mbps को टच करने लग गया। इसके बाद हम प्रवेश करते हैं 4G पर, जो कि चौथी पीढ़ी का इंटरनेट सेलुलर नेटवर्क है। और यहाँ पर चौथी पीढ़ी पर अगर आप जाते हो तो यहाँ मोबाइल इंटरनेट को सबसे ज़्यादा हमने इन्हेंस किया, और LTE और VoLTE सपोर्ट करता है। तो 4G फर्दर आपका LTE और VoLTE पे बात करते हैं। LTE स्टैंड फॉर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, जिसको भारत में एयरटेल के द्वारा लॉन्च किया गया था, और VoLTE जिसे कहते हैं वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, ये जियो के द्वारा भारत में लॉन्च किया गया था। इन दोनों में क्या अंतर है? LTE में अगर बात करें तो जब आप कॉलिंग करोगे तो इंटरनेट नहीं चलेगा, और जब आप VoLTE में बात करोगे तो नाम ही लिखा है वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। इसका मतलब है इंटरनेट आपका चलेगा, आपकी कॉलिंग भी चलेगी, दोनों एक साथ चलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो पैकेट है वो अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। तो VoLTE जिसे वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन कह रहे हैं, ये LTE का एक अपग्रेड वर्जन है। LTE में आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का प्रयोग करना था, और बहुत सारे एप्लीकेशन वीडियो कॉलिंग के लिए आप डिफरेंट एप्लीकेशन का प्रयोग करते हैं। बट VoLTE में जो कि जियो के द्वारा लॉन्च किया गया था, इसमें उसी डायलर पे वीडियो कॉलिंग का एक स्विच दिया होता है, स्विच टू वीडियो कॉल लिखा होता है। बट हमारी आदत है कि हम व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल या अदर किसी एप्लीकेशन के थ्रू वीडियो कॉल करते हैं, तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को कहीं ना कहीं VoLTE के माध्यम से रोका गया। अभी हम रेडियो कम्युनिकेशन पर ही चल रहे हैं, मतलब रेडियो वेव्स या रेडियो तरंगों का ही प्रयोग हो रहा है।
बट हम बात करते हैं 5G का, जो कि एक अपग्रेड वर्जन है और ये गीगाबिट इंटरनेट सर्विसेज, मतलब यहाँ पर जो इंटरनेट स्पीड है वो जीबीपीएस में चली गई है। और इस 5G पर एक बात को ध्यान रखिएगा कि 5G के वर्तमान में 3 फ्रीक्वेंसीज हैं और ये 5G पूरी तरीके से अगर बात करें तो मिलीमीटर वेव पर कार्य करता है। मिलीमीटर वेव कहाँ पर लाई करता है? तो मिलीमीटर वेव सबसे ऊपर है रेडियो, रेडियो के बाद आता है माइक्रो जिसे सूक्ष्म कहते हैं, फिर आता है इंफ्रारेड जिसे अवरक्त कहते हैं। तो माइक्रो और इंफ्रा के बीच में आपको यहाँ पर मिल जाता है, उसे हम मिलीमीटर कह देते हैं। ये जो मिलीमीटर तरंग दैर्ध्य है, यहाँ पर 3 फ्रीक्वेंसी रेंज हैं, लो, मिड एंड हाई। तो यदि आप इंटरनेट की स्पीड बहुत ज़्यादा करना चाहते हो, जीबीपीएस में करना चाहते हो, तो उसकी फ्रीक्वेंसी आपको बढ़ानी पड़ेगी। फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ानी पड़ेगी तो उसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी, और अगर वेवलेंथ कम हो जाएगी तो वह इंटरनेट बहुत दूर तक नहीं जाएगा। और जब जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो याद रखिएगा एंटीना का साइज जो होगा वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि एंटीना साइज फ्रीक्वेंसी का इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ का। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जो 5G है, ये 5G आपका VONR जिसे हम कहते हैं वॉइस ओवर न्यू रेडियो को सपोर्ट करता है। इसी के बाद टेट्राहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर कार्य करता है 6G, और 6G भी आपका इसी फ्रीक्वेंसी रेंज पर लाई करेगा जो कि इंफ्रारेड और माइक्रोवेव के बीच में स्पेक्ट्रम आता है। क्लियर? ऑब्वियस सी बात है, आप इंटरनेट की स्पीड को बढ़ाना चाहते हो तो आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी, और फ्रीक्वेंसी बढ़ानी होगी तो आप धीरे धीरे नीचे की तरफ आना शुरू करते हो। अगेन हमारे पास यहाँ पर अगला सेगमेंट है और वो है भारत नेट। क्या है भारत नेट? जरूरी है कि हर गांव तक इंटरनेट को की पहुंच को बताना, क्योंकि हमारा जो भारत है उसकी अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है, और ग्रामीण विकास अगर हो पाएगा, वहां पर अगर सशक्तिकरण हो पाएगा, वहां के लोग अगर साक्षर हो पाएंगे तो भारत का विकास संभव है। इसी क्रम में हमने भारत नेट परियोजना को लॉन्च किया। भारत नेट परियोजना के संदर्भ में ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाशीय तंतु प्रमुख हो जाते हैं। इस पूरी परियोजना की अगर बात करें तो इसे 2011 में लॉन्च किया, जब इसका नाम था ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, और 2015 में इसका नाम बदलकर रखा गया भारत नेट परियोजना। ये जो संपूर्ण परियोजना है ये संचार मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है, और यहाँ पर ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड जिसे BBNL के को बोला जाता है, इसके अधीन पर यह पूरी तरीके से कार्यान्वित किया जा रही है। वर्तमान में लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायत जो हैं, इन इतने गांवों को इसके अंतर्गत हमें समेटकर चलना है या कवर करना है। तो कुल मिलाकर बात यहाँ पर इतनी है कि इस भारत नेट परियोजना का जो मुख्य लक्ष्य है वो ग्रामीण परिदृश्य को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्र तक इंटरनेट की पहुंच को विकसित करना है, और इसका प्रमुख योगदान है यहाँ पर वो है इस प्रकाशीय तंतु का या ऑप्टिकल फाइबर का, जिसे हम प्रकाशीय तंतु भी कहते हैं। ऑप्टिकल फाइबर एक भौतिक का कंसेप्ट है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन उस पर कार्य करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये क्या है? यह एक विशेष परिघटना है जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा और यहाँ पर वह प्रकाश पुनः उसी माध्यम में वापस प्रवेश करता है। यहाँ पर एक क्रांतिक कोण का मान भी आता है, जब क्रांतिक कोण से मान अधिक होगा तभी वह प्रकाश वापस उसी माध्यम में आएगा। इस जगह पर, इस पूरी तकनीकी पर आप देख रहे हैं कि उसमें एक कोर बना हुआ है जिसे क्रोड या कोर कहते हैं। ये कांच का बना है या प्लास्टिक या सिलिका कह सकते हैं, और इसी के माध्यम से सूचनाएं हमारी आगे की तरफ बढ़ती हैं। सूचनाएं प्रकाश के रूप में आगे की तरफ चलती हैं, तो प्रकाश की स्पीड ज़्यादा है, इसकी वजह से सूचनाएं तेजी से आगे बढ़ पाती हैं। इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन को पूरा करने के लिए इसी कोर के चारों तरफ क्लैडिंग लगा हुआ है, और क्लैडिंग घनत्व में अंतर उत्पन्न करता है, जिसकी माध्यम से एक सूचना तेजी से बाहर ना जाते हुए अंदर ही उस पूरे सिलिका मतलब कांच के कोर से आगे की तरफ बढ़ती है, और इसके बाहर एक प्लास्टिक की कवरिंग होती है। तो समुद्र में एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक, एक देश से दूसरे देश तक बहुत सारी ऑप्टिकल केबल बिछी हुई हैं, और इसी केबल से हर देश तक इंटरनेट पहुंचता है। ये नैरो या ब्रॉड दो विशिष्ट क्षेत्र से समझ सकते हैं। अगर बहुत दूर तक भेजना है तो हमें नैरो करना होगा, और अगर विशिष्ट छोटे क्षेत्र में भेजना होगा तो हम ब्रॉड ऑप्टिकल केबल का प्रयोग करते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला सेगमेंट है और वो है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, जहां पर ये शब्द आता है डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब है वितरण बही खाता तकनीकी।
इसका मतलब ये हो गया कि एक ऐसी तकनीकी जो विकेंद्रीकृत सिद्धांत पर कार्य करती है। संपूर्ण रूप से हमारी सारी सूचनाएं केंद्रीकृत स्वरूप में चलती हैं। कोई ना कोई डिपार्टमेंट उसको रेगुलेट करता है और वह उसका केंद्रीय निकाय होता है। यदि हमें किसी भी सूचना को बदलना है तो कहीं ना कहीं हम निर्भर हैं केंद्रीय स्वरूप में, और यहाँ पर पारदर्शिता को लेकर के प्रश्न उठ जाते हैं। इन्हीं चीज़ों को दूर करने के लिए सतोशी नाकामोटो ने एक ऐसी तकनीकी का विकास किया जिसे हम कहते हैं ब्लॉकचेन तकनीकी। ब्लॉकचेन तकनीकी पीयर टू पीयर या नेटवर्क टू नेटवर्क विकेंद्रीकृत सिद्धांत पर कार्य करती है, जहां पर प्रत्येक उपयोगकर्ता खुद का ही मालिक हो सकता है और इस यहाँ पर रखी गई सूचना को आप परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे एक विशिष्ट तकनीकी कार्य कर रही है, उसका नाम है क्रिप्टोग्राफी। अब ये क्रिप्टोग्राफी क्या है? जब आप किसी भी सूचना को प्राप्त करते हैं या बनाते हैं तो उस सूचना का एक विशिष्ट कोड बनता है जिसे हैश कहते हैं, और इस हैश को बदलना संभव नहीं होता है। और इसी हैश के माध्यम से पिछले वाले बॉक्स का भी हैश जुड़ा होता है। तो कुल मिलाकर आप इस अगर डायग्राम में देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं अलग अलग नेटवर्क नोड दिख रहे हैं, और इन नोड में कहीं पर भी आपको कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं दिख रही है। हर तरीके से ये नोड या हर एक उपयोगकर्ता आपस में जुड़ा हुआ है और सूचनाएं हर किसी के साथ साझा करी जाती हैं। जब हर किसी के साथ साझा करी जा रही हैं तो ये केंद्रीकृत नहीं होगा और इसमें सूचनाओं को बदलना भी संभव नहीं होता है। तो इस संपूर्ण तकनीकी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ तकनीकी को समझाने के लिए ब्लॉक बना हुआ है। जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो ट्रांजैक्शन करने के उपरांत यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन डिटेल का निर्माण होगा। ये ट्रांजैक्शन डिटेल से संबंधित एक विशिष्ट कोड बनता है जिसे हैश कहते हैं, और इसी में अगले जो सब ब्लॉक है उसमें प्रीवियस हैश उपस्थित होता है। प्रीवियस हैश पहले वाले ब्लॉक से जुड़ा होगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे जब आप दूसरा ट्रांजैक्शन करेंगे तो यहाँ पर उसका ट्रांजैक्शन डिटेल होगा और उस ट्रांजैक्शन डिटेल से रिलेटेड इसका हैश निर्मित होगा जो इस ट्रांजैक्शन डिटेल का हैश होगा। हैश क्या है? एक विशिष्ट कोड है, ठीक। और यहाँ पर प्रीवियस हैश होगा। तो प्रीवियस हैश का मतलब है जो हैश यहाँ पर लिखा था वो हैश ये जो हैश है ये हैश यहाँ पर आ जाएगा और एक चेन के माध्यम से ये जुड़े होंगे। अगेन अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर फिर एक ब्लॉक बन जाएगा। जब आप कोई अगला ट्रांजैक्शन करेंगे उसका ट्रांजैक्शन डिटेल होगा और हैश इसका हैश बन जाएगा, कोड बन जाएगा, और ये जो हैश है वो यहाँ आ जाएगा। प्रीवियस ब्लॉक का जो हैश है वो यहाँ लिख जाएगा। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि प्रीवियस हैश होने की वजह से ये एक क्रम में बने हुए हैं। अब इसे बदला क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि ये जो इसका क्रिप्टोग्राफी मैकेनिज्म है ये हैश का निर्माण कर रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति चाहता है कि हम इस सूचनाओं को बदल दें, पहली बात ये सारी सूचनाएं पूरे नेटवर्क में बटी हुई हैं, तो ये केंद्रीकृत नहीं विकेंद्रीकृत तकनीकी पर कार्य कर रही है। तो हर किसी के पास यह सूचनाएं साझा होंगी। और दूसरी बात, यदि आप किसी भी ब्लॉक को ओपन करोगे तो ओपन करने पर यहाँ हैश में परिवर्तन होगा और यह ब्लॉक में एरर आ जाएगा। एरर आने की वजह से यह जो पूरा चेन है वो पूरी चेन खराब हो जाएगी। यही कारण है कि इसमें परिवर्तन करना संभव नहीं है। तो हमें इस तकनीकी से फ़ायदा क्या है? ब्लॉकचेन तकनीकी से जो सबसे पहला प्रयोग आपने देखा वो क्रिप्टो करेंसी के स्वरूप में देखा, जिसमें हमने किसी भी देश में या किसी भी सीमा से बाहर कहीं पर भी आप करेंसीज का ट्रेड कर रहे हैं जो कि एक लीगल टेंडर नहीं है। आरबीआई कहता है कि ये लीगल टेंडर नहीं है, इसकी हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बट इसका जो स्वरूप था वो हमें कहीं ना कहीं निगेटिव रूप में दिख रहा है। ऋणात्मक इसके प्रभाव भी देखने को मिल रहे हैं। मगर इस पूरी तकनीकी के बहुत सारे लाभ हैं, जैसे कि सरकार को बहुत सारे रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है और इस रिकॉर्ड में गलती होने की संभावना भी होती है, क्योंकि कहीं ना कोई केंद्रीय स्वरूप या केंद्रीय विभाग इसको नियंत्रित करता है। तो यदि हम इस संपूर्ण आंकड़ों को, जन्म से लेकर मृत्यु तक के प्रमाण पत्र को, या किसी भी आरटीओ डिपार्टमेंट में किसी वाहन के डॉक्यूमेंट को, इंश्योरेंस कंपनी के डॉक्यूमेंट को, या किसी भी पेशेंट के किसी रिकॉर्ड को, या दवाइयों के किसी रिकॉर्ड को इसमें अगर प्रवेश करा दे तो उसको बदल पाना असंभव है। इसीलिए यह एक ऐसी विशेष तकनीकी है जिसमें बदलाव करना संभव नहीं होगा। ब्लॉकचेन के बाद अगला जो हमारा मैकेनिज्म है वो है वेब एवोल्यूशन का। और ये वेब एवोल्यूशन जो कि इंटरनेट से संबंधित है कि इंटरनेट का स्वरूप समय के अनुसार क्या हुआ।
जब इंटरनेट का विकास हुआ तो इंटरनेट सिर्फ एक ही क्रमिक रूप से एक ही सूचनाओं को एक ही दिशा में देता था। इसका मतलब है कि सर्वप्रथम हमारे पास वेब 1.0 आया, और ये जो वेब 1.0 है ये सूचनाओं को सिर्फ एक ही दिशा में दे रहा है। ये सूचनाएं एक ही दिशा में देता है। अगर एक ही दिशा में देता है तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं रीड ओनली। आप यहाँ पर सूचनाओं को पढ़ सकते हैं, और यही कारण है कि इसे स्टैटिक वेब भी कहा जाता है। स्टैटिक या स्थायी वेब आप इसको कह सकते हैं। दूसरा है जो इसका वेब 2.0। यहाँ पर क्या होता है, जो सूचनाएं होती हैं वो दो दिशा में चलती। सूचनाएं प्राप्त भी की जा सकती हैं और वापस से इनपुट भी की जा सकती। तो आप दोनों दिशाओं में सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं, और अगर आप दोनों दिशाओं में कर रहे हैं तो आप इसको बोल सकते हैं रीड एंड राइट। रीड एंड राइट, इसीलिए इसको हम कहते हैं सोशल वेब। की वजह से ही आप यहाँ समझते हैं सोशल मीडिया जो है ये डायनेमिक चल रहा है, मगर ये दोनों ही आपके सेंट्रलाइज्ड है, केंद्रीकृत मैकेनिज्म के थ्रू काम कर रहे हैं। इसमें बदलाव संभव है, आप बदल सकते हैं, या इसका जो रेगुलेशन है वो किसी ना किसी सेंट्रल अथॉरिटी के थ्रू हो रहा है। अब यदि हम निजता की बात करें, प्रिवेसी की बात करें, तो हम चाहते हैं कि हमारे आंकड़े या इसका रेगुलेशन हम स्वयं करें, उपयोगकर्ता स्वयं करें। तो यहाँ पर ब्लॉकचेन आएगा, और ब्लॉकचेन आएगा तो फिर यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, विकेंद्रीकृत का सिद्धांत आएगा, और यही विकेंद्रीकृत का सिद्धांत शुरू होता है वेब 3.0 से। वेब 3.0 जिसे हम कहते हैं रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट, और इसी वजह से इसका नाम है सीमेंटिक वेब। ये सीमेंटिक वेब कहलाता है। तो याद रखने वाली बात यह है कि जो वेब 3.0 है, यहाँ से आपका विकेंद्रीकृत का सिद्धांत शुरू होता है, डिसेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट शुरू होता है। इससे पहले आप क्या थे, केंद्रीकृत सिद्धांत पर थे। इसी के आगे आता है वेब 4.0 जिसको हम बोलते हैं इंटेलिजेंट वेब, और इसके बाद आता है वेब 5.0 जिसको हम बोलते हैं कि ये मर्जर है आपका 3.0 और 2.0 दोनों का। अगेन हमारे पास नेक्स्ट है इस वेब एवोल्यूशन के बाद मेटावर्स। क्या होता है मेटावर्स? मेटावर्स का मतलब है एक आभासी दुनिया, एक ऐसी दुनिया जहां पर अवतार एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। और इसकी शुरुआत 1992 में सबसे पहली बार एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपने उपन्यास में लिखा था। उस उपन्यास का नाम है स्नो क्रैश, और वैज्ञानिक का नाम है स्टीफेंसन। इन्होंने सबसे पहली बार एक अवतार की बात करी थी कि भविष्य में एक ऐसे अवतार जो आपस में इंटरेक्ट करेंगे। तो मेटावर्स आभासी दुनिया है जहां पर लोग एक दूसरे से अवतार के माध्यम से इंटरेक्ट करते हैं। बट इस पूरी ही आभासी दुनिया को बनाने के लिए आपको अवतार के साथ साथ कुछ आभासी दुनिया में प्रयोग होने वाली रियलिटीज़ का भी प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तो ये बल्ले बल्ले लैंड बना हुआ है, जो कि दिलेर मेहंदी साहब ने एक मेटावर्स को डेवलप किया था। तो इस मेटावर्स को प्राप्त करने के लिए आपके पास आभासी चीज़ें या आभासी दुनिया के लिए AR, VR, MR और XR होना चाहिए। ये रियलिटीज़ क्या होती हैं? जब भी हम बात करते हैं AR, एग्यूमेंटेड रियलिटी, ये रियलिटीज़ आपके लैपटॉप या फ़ोन के माध्यम से शुरुआत होता है। इसमें आप ये समझ पाते हो कि क्या रियल है क्या वर्चुअल है। इसमें आप आसानी से अंतर स्पष्ट कर पाते हो। इसका बेस्ट एग्जांपल है लेंस कार्ड। लेंस कार्ड के माध्यम से आप अपने फ्रेम को सेलेक्ट करते हो, तो आपको पता होता है कि मैंने कोई भी चश्मा नहीं लगाया है, सिर्फ आप सेल्फी के माध्यम से अपने फ़ोटो में चश्मा लगा रहे हो। और आज आप अपने अवतार भी बनाते हो व्हाट्सएप में, या अलग अलग अपने प्रोफाइल पिक्चर्स के थ्रू आप अवतार बनाते हो। तो यहाँ पर ये मेटावर्स का ही एक रोल है। तो ये जो AR है, एग्यूमेंटेड रियलिटीज़ है, इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे फ्लिपकार्ट या अमेज़न के माध्यम से आप किसी भी जब सामान को आप ऑर्डर करते हो, किसी भी चीज़ को आप ऑर्डर करते हो, तो उसको आप अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हो, या अपने दीवार पे, जैसे एक क्लॉक है तो अपने दीवार पे अप्लाई करके देख सकते हो ये कैसा लगेगा। तो यहाँ पर एग्यूमेंटेड रियलिटी ये होता है। VR मतलब वर्चुअल रियलिटी, यहाँ पर एक माउंटेड हेड डिस्प्ले का प्रयोग होता है, जिसमें आप ये समझ नहीं पाते हैं कि क्या रियल है और क्या वर्चुअल है। ये और बहुत क्लोज आपको फील देता है, और इसे हम कहते हैं वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी को यदि आप मिला देते हैं VR और AR को, तो आपके पास बन जाता है MR, मिक्स्ड रियलिटी। तो मिक्स्ड रियलिटी की अगर बात करें तो मिश्रित वास्तविकता ये है जहाँ पर आप वर्चुअली किसी चीज़ों को देख पाते हो। गेमिंग जोन में आपने इस चीज़ों को देखा होगा। और यदि आप VR, MR, AR इनको ऐड कर दोगे
तो आपके पास सबसे बड़ी वास्तविकता बनती है जिसे हम कहते हैं एक्सटेंडेड रियलिटी, XR। और हाल ही में तमिलनाडु में एक पोर्ट है जहाँ पर हमने इसी वास्तविकता का प्रयोग करके डिजिटल ट्विंस का निर्माण किया है। डिजिटल ट्विंस क्या होता है? डिजिटल ट्विंस का मतलब है उसी तरीके से एक दुनिया का निर्माण करना, हूबहू उसी स्वरूप का निर्माण करना। यदि मान लेते हैं कि आप हिमालय जाना चाहते हो वर्चुअल दुनिया में, तो आपके पास हिमालय जैसा दिखने वाला वैसा ही एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो कोई ना कोई कंपनी एग्जैक्टली वैसे ही दुनिया का निर्माण करेगा। जैसे आप किसी मंदिर में VR बॉक्स का प्रयोग करके दर्शन करना चाहते हो, तो किसी न किसी कंपनी ने उसी मंदिर की तरह वहीं पर जैसा ही वो स्वरूप दिखता है वैसा ही स्वरूप निर्मित किया होगा। तो ये क्या है? ये ट्विंस है, जुड़वा है, जो कि रियल दुनिया की तरह दिखने वाला एक वर्चुअल दुनिया का निर्माण करता है। तो मैंने अभी बताया तमिलनाडु में जो चिदम्बरनार करके एक पोर्ट है, वहाँ पर हमने इसका प्रयोग किया है। ये पहला पोर्ट हो जाता है जो कि फरवरी 2026 में हमने इसका प्रयोग को देखा। तो डिजिटल ट्विंस भी आप समझ गए कि यहाँ पर हम एक डिजिटली तरीके से या डिजिटल स्वरूप में किसी दूसरी दुनिया का निर्माण करते हैं। क्लाउड का मतलब क्या होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? देखिए, क्लाउड मतलब होता है सर्वर, एक ऐसा स्वरूप जहाँ पर एक ऐसा सर्वर, एक ऐसा स्वरूप, एक ऐसा क्लाउड जहाँ पर सारी सूचनाएं भंडारित हैं। तो आपकी फ़ोटोज़ जनरली कहाँ पर होती हैं, वीडियोज़ कहाँ पर होते हैं? क्लाउड में स्टोर हो सकते हैं। क्लाउड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस क्लाउड को रिट्रीव करने के लिए, मतलब इस सर्वर से सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए आपको इंटरनेट की आवश्यकता होती है। हमेशा आपको इंटरनेट चाहिए। और यदि आप क्लाउड से दूर हैं तो लेटेंसी यहाँ पर बढ़ जाती, लेटेंसी की मात्रा बढ़ जाती, मतलब देरी होती। तो सर्वर में आपके आंकड़े भरे हुए हैं और सभी के आंकड़े एक ही सर्वर में रखे हैं, जैसे गूगल ड्राइव। तो गूगल ड्राइव का प्रयोग हर कोई कर रहा है और वहीं पर सारे ही आंकड़े रखे हैं, तो हैक होने की संभावना है। इसका मतलब है केंद्रीकृत जो सिस्टम है वो क्लाउड में बना हुआ है, और यही इसकी एक सबसे बड़ी समस्या है। क्लाउड का जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एज अ सर्विस शब्द लिखा मिलेगा, एज अ सर्विस। ये शब्द आपने सुना होगा, जैसे IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, SaaS सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, PaaS प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, या BaaS ब्लॉकचेन एज अ सर्विस, या NaaS नेटवर्क एज अ सर्विस। ये सारे आपके क्लाउड के एग्जाम्पल है। इसके बेस्ट एग्जाम्पल और भी देख सकते हैं, जैसे मेघराज हो गया, है ना, जैसे कि डिजी लॉकर हो गया, जैसे IRCTC हो गया, या मूवीज़ देखने का एक क्लाउड है आपके पास, नेटफ्लिक्स हो चुका है, या अमेजन प्राइम हो गया है। तो ये सारे जो क्लाउड होते हैं ये फ्री भी हो सकते हैं या पेड भी हो सकते हैं। और अगर फ्री और पेड दोनों का कॉम्बिनेशन है तो इसको फ्रीमियम कहोगे। फ्रीमियम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्री एंड प्रीमियम, दोनों का स्वरूप हो जाता है, ठीक है। इसी का अपडेटेड वर्जन है जिसे हम एज कंप्यूटिंग कहते हैं। क्लाउड के बाद ही आता है हमारे पास एज। एज का मतलब हो गया, जो क्लाउड है वो केंद्रीकृत है, जबकि एज की बात करें तो ये विकेंद्रीकृत है। विकेंद्रीकृत का मतलब है कि आंकड़े हर उपयोगकर्ता के पास अलग अलग तरीके से बटे हुए हैं। केंद्रीकृत में आंकड़े एक ही जगह थे, विकेंद्रीकृत में आंकड़े हर उपयोगकर्ता के पास रखे हैं। उसका अपना खुद का एक नेटवर्क है, उसका अपना खुद का एक डिवाइस है। तो आपका लैपटॉप, आपका फ़ोन, ये क्या है? ये एक एज तकनीकी को प्रदर्शित करता है। और जबकि इसी से जुड़ा हुआ है क्लाउड। जब आप एज का प्रयोग करते हो तो उसी में परमिशन मांगी जाती है कि क्या सूचनाओं को क्लाउड में स्टोर करना है या नहीं। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये विकेंद्रीकृत या डिसेंट्रलाइजेशन पर कार्य करता है। यहाँ लेटेंसी कम हो जाती है क्योंकि सर्वर आपके पास है। तो यहाँ पर जितने भी शब्द आप सुनते हो, स्मार्ट डिवाइस, ये स्मार्ट डिवाइस किसका प्रयोग करते हैं? ये स्मार्ट डिवाइस एज कंप्यूटिंग का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर शब्द आता है हमारे लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ऐसी डिवाइसेस हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो इस एज कंप्यूटिंग को प्रयोग करने के लिए हमारे पास इंटरनेट ऑफ थिंग्स आता है। क्या होता है? IoT। IoT का मतलब है कि सेंसर्स का प्रयोग करके हम सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्राप्त करते हैं। जैसे कि आप वॉशरूम के अंदर एंटर करो और आपके मिरर के सामने पूरा आज का शेड्यूल आ जाए, टेम्परेचर आ जाए और गीज़र अपने आप ऑन हो जाए। फ्रिज को टच नहीं करना है और उससे पहले ही आपके फ़ोन में उसकी सारी जानकारियाँ आ जाएँ कि कितना अंदर वाटर है, कितनी बॉटल्स हैं, कितनी वेजिटेबल्स हैं। इस इंटरनेट ऑफ थिंग्स की शुरुआत करने वाले वैज्ञानिक थे केविन एस्थन, जो पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में बच्चों के लिए एक सबसे पहला प्रयोग किया गया था, जहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स का टेम्परेचर क्या है, फ्रिज का टेम्परेचर क्या है, उसको चेक करने के लिए
बिना पास जाए हुए या बिना टच किए हुए हम उसे समझ सकते थे। आज ये समय के साथ हमारी एक स्वरूप बन चुका है, इसका एक आदत बन चुकी है लोगों की। और यहाँ पर आप शब्द देख रहे हैं थिंग्स, मतलब वस्तुओं का इंटरनेट है। चाहे वो हमारे पास स्मार्ट वॉच हो, स्मार्टफोन हो, स्मार्ट क्लोथिंग्स हो, या स्मार्ट होम हो, या स्मार्ट कार हो, ये सब कुछ आज वर्तमान में इंटरनेट से चल रहे हैं। तो यहाँ पर IP4 और IP6 ये दो टाइप की इंटरनेट प्रोटोकॉल डिवाइसेस होती हैं। अब IP का मतलब क्या होता है? एक ऐसा एड्रेस जो उस डिवाइस की लोकेशन को बताता है। तो सिंपल सा फंडा ये है कि समय के अनुसार आप देख रहे हैं कि यहाँ पर संख्या बढ़ रही है, इन डिवाइसेस की संख्या बढ़ रही है। सामान्यतः हर व्यक्ति 2 से 3, एक एवरेज अगर मैं बात करूं तो 2 से 3 डिवाइस का प्रयोग कर रहा है। इसीलिए हमें IP वर्जन 6 में स्विच करना है। IP वर्जन 4 32 बिट पर कार्य करता है, जबकि वर्जन 6 128 बिट पर कार्य करता है। और IP वर्जन 6 यूनिक इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर 3.4 × 10⁻38 इतने नंबर्स बन सकते हैं, जबकि 4 में आप देख रहे हो सिर्फ 4.3 बिलियन नंबर्स ही बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं IP वर्जन 6 में संख्या ज़्यादा बन सकती है IP एड्रेसेस की, और आप ज़्यादा IoT डिवाइस को ऐड कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि एक टाइप का एज कंप्यूटिंग में सहायता करेगा। अब हमारे पास यहाँ पर एक शब्द आता है, वो है बिग डेटा। बिग डेटा का मतलब क्या है? बिग डेटा का मतलब होता है एक बड़ा समूह या बड़ा स्वरूप, आंकड़ों का बड़ा स्वरूप। तो जब भी आप किसी भी आंकड़ों को सर्च करते हो, ढूंढते हो, तो वहाँ पर आप ये देखते हैं कि एक समय के पश्चात वो सारे आंकड़े या वीडियो आपके पास रिकमेंडेड लिस्ट के फॉर्म में आते हैं। जैसे कि आपने किसी एक क्लोथिंग को या किसी आपने फुटवेयर को सर्च किया, तो बार बार वही चीज़ आपको दिखाई जाती है जब तक कि आप उसको बाय नहीं कर लेते हैं। तो रिकमेंडेशन किस बेस पर चलता है, इसके पीछे की कहानी है बिग डेटा। और इस बिग डेटा में 5V काम करते हैं। 5V में एक V है वॉल्यूम, दूसरा है वेलोसिटी, तीसरा है वेरासिटी, चौथा है वैरायटी, और अगला है वैल्यू। तो इन V में क्या क्या इनके स्वरूप हैं, कौन क्या करता है? आंकड़ों का वॉल्यूम क्या होगा, आंकड़े कितने बड़े हैं, वेलोसिटी किस स्पीड से आंकड़े आ रहे हैं, वैरायटी अलग अलग टाइप के कितने प्रकार के हैं, वेरोसिटी उनकी ऑथेंटिसिटी कैसी है, क्या वो आंकड़े सही हैं या नहीं, और वो कितने वैल्यूज़ के हैं, मतलब कितनी ज़्यादा है। तो बिग डेटा का मतलब ये हो गया कि सूचनाओं को प्राप्त करना, और इसके लिए अपाचे हडूप जैसे सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, जो सूचनाओं को सेपरेट करके उपयोगकर्ता क्या चाहता है, वो जो भी व्यक्ति है या जो भी सूचनाओं को प्राप्त करना चाहता है, उन्हीं सूचनाओं को कंपनी तक पहुंचाया जाता है, जिससे उन तक सही सुविधाओं को पहुंचाया जाए। सबसे पहला है संशोधित भारत नेटवर्क, भारत नेट कार्यक्रम के बारे में कथनों पर विचार करें। इसका उद्देश्य ग्राम पंचायत को MPLS तकनीकी का उपयोग करके ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी प्रदान करना। अभी आपने पढ़ा है कि ऑप्टिकल फाइबर के लिए हमने इस चीज़ को डेवलप किया है। BSNL के को कार्यक्रम की परियोजना प्रबंधन एजेंसी नियुक्त किया गया, बिल्कुल सही बात है। और यह कार्यक्रम डिजिटल भारत निधि के माध्यम से वित्त पोषित है। यहाँ पर लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया था। तो ये लगभग, ये भी स्टेटमेंट जो आप देख रहे हैं, ये वित्त पोषित है 1 लाख करोड़ के आसपास। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट आपको यहाँ पर सही दिखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम। संचार प्रौद्योगिकी के संदर्भ में LTE और VoLTE के बीच क्या अंतर है, इसके बारे में क्या है देखते हैं। LTE को सामान्यतः 3G के रूप में प्रसारित किया जाता है, जबकि VoLTE को उन्नत 3G के रूप में प्रचलित किया जाता है। आपको मैंने बताया है कि LTE और VoLTE ये 4G के स्वरूप है। LTE केवल डेटा आधारित तकनीकी है और VoLTE केवल वॉइस आधारित तकनीकी है। देखिए, LTE को बोलते हैं लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, जबकि VoLTE को बोलते हैं वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। तो केवल वॉइस आधारित तकनीकी है, ये ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो ना तो एक ना ही दो। क्लियर है? ये 4G का स्वरूप है LTE और VoLTE, 3G का स्वरूप नहीं हो गया। अगला चलते हैं, वेब 3.0 के संदर्भ पर कथनों पर विचार करें। चलिए करते हैं। ये प्रश्न वैसे आपको बताना है। वेब 3.0 तकनीकी लोगों को अपने डेटा पर नियंत्रण रखने में सक्षम बनाती है। क्या यह केंद्रीकृत है या विकेंद्रीकृत है, ये आपको जवाब देना है, सही है गलत। वेब 3.0 की दुनिया में ब्लॉकचेन आधारित सोशल नेटवर्क हो सकते हैं। क्या यहाँ पर ब्लॉकचेन आधारित सोशल नेटवर्क कार्य करेगा, मतलब यह केंद्रीकृत है या विकेंद्रीकृत है। वेब 3.0 का संचालन किसी एक कंपनी के बजाय उपभोक्ताओं द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है।
तो इसको भी आपको बताना है क्या ये तीनों स्टेटमेंट सही है या कोई दो या कोई एक। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइए इसके बारे में। नेक्स्ट है ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के संदर्भ पर कथनों पर विचार करें। यह एक सार्वजनिक बही खाता है जिसका निरीक्षण हर कोई कर सकता है, लेकिन जिस पर किसी एक उपयोगकर्ता का नियंत्रण नहीं होता। बात सही है, हर कोई कर सकता है। ब्लॉकचेन केंद्रीकृत पर कार्य नहीं करता है, मैंने आपको बताया। वर्तमान में क्रिप्टो करेंसीज में आप इसके प्रयोग देख रहे हैं, बट हमने अलग अलग डिपार्टमेंट में इसके प्रयोग के बारे में बात करी है। ब्लॉकचेन की संरचना और डिजाइन इस प्रकार है कि इसमें मौजूद सभी डेटा केवल क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ये क्रिप्टोग्राफी होगा, क्रिप्टोग्राफी से संबंधित होता है। ठीक है, यहाँ पर क्रिप्टोग्राफी के थ्रू हैश का निर्माण होगा, जिस हैश को आप बदल नहीं सकते, जो पहले वाले हैश से जुड़ा होता है। ब्लॉकचेन की मूलभूत विशेषताओं पर आधारित अनुप्रयोग को किसी की अनुमति के बिना विकसित किया जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। किसी की अनुमति के बिना विकसित किया जा सकता है ऐसा नहीं है। यहाँ पर अनुमति की आवश्यकता होती है, यहाँ पर सर्वर नेटवर्क्स की आवश्यकता होती है। तो इसलिए यहाँ पर 1 और 2, ये बी वाला सही होगा, तीसरा गलत होगा, ये वाला गलत होगा। नेक्स्ट वीपीएन, देखिए वीपीएन जिसको बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये एक ऐसा नेटवर्क है जहां पर आप खुद का नेटवर्क डेवलप करके सूचनाओं को संसाधित कर सकते हैं, भेज सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये सार्वजनिक इंटरनेट कनेक्शन से एक निजी नेटवर्क बनाकर ऑनलाइन गोपनीय और गुमनामी प्रदान करता है। बात सही है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क पर। वीपीएन कई आधुनिक व्यवसायों के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक है। वीपीएन कई आधुनिक व्यवसायों के लिए सुचारू रूप से आवश्यक है, बिल्कुल ठीक है। आप यहाँ पर किसी भी प्रकार के आधुनिक जितने भी हमारी व्यवसाय हैं उनको आप कर सकते हैं, जिससे आपका डेटा गोपनीय रहेगा। तो यहाँ पर यह दोनों ही कथन सही है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट सेगमेंट में इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।